दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, उसमें 10 तारीख को जो सीज़ फायर हुआ, उसके बाद अगर देखा जाए, तो 2 तरह का असेसमेंट अपने मुल्क में दिखाई दे रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी के आंख मूंद कर समर्थक माने जाते हैं, बल्कि भक्त कहे जाते हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा ये मानकर चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ हुआ, वह प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की जो स्ट्रेटजी थी, जो उनका मकसद था, जो लक्ष्य था, उसको पूरी तरह हासिल किया गया। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की। और दूसरा जो तबका बहुत बड़ा है, जिसमें मोदी जी के और उनकी सरकार के आलोचक भी हैं और न्यूट्रल लोग भी हैं, और उनमें ज्यादातर की राय इस तरह की उभर के आ रही है कि कहीं ना कहीं, और ये सभी देश प्रेमी हैं, ऐसा नहीं कि कोई इसमें ऐसा है जो देश की आलोचना करता हो, बिल्कुल नहीं। सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है, इसको समझा जाना चाहिए। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि नहीं साहब, मोदी सरकार की स्ट्रेटजी की बड़ी विफलताएं उजागर हुई हैं इस पूरे के पूरे ऑपरेशन के दौरान। और अब जो राजनीति की जा रही है ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, उसमें दरअसल मोदी सरकार की और भद्द पिट रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सिंदूर के नाम पर जो हिंदी हार्टलैंड के स्टेट्स में एक राजनीति शुरू की गई, करने की कोशिश की गई थी, वह जब बुरी तरह पिट गई, जब लोग उससे नाराज होकर बोलने लगे, खासकर महिलाएं, तब सरकार ने कहना शुरू किया, सत्ता पक्ष ने शुरू किया कि नहीं नहीं, हमको गांव गांव या घर घर सिंदूर ले जाने की कोई योजना हमारी नहीं थी। लेकिन जब ये अखबारों में खबर आई, सोशल मीडिया पर चली, तो 2 दिन तक इसका कोई खंडन नहीं हुआ था। तो ये सब बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि है, उसमें क्या कोई बदलाव आया है? क्या उसमें इजाफा हुआ है उसकी छवि में, या छवि में थोड़ी गिरावट हुई है? क्या पाकिस्तान और इंडिया का लेवल बराबर कर दिया है ट्रंप महोदय ने, या डिस्पाइट ऑफ ट्रंप, आई मीन अटरनेस, भारत की जो छवि है वो पहले ही जैसी है? क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? हम इन्हीं तमाम चीजों पर बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह। शीतल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हम धन्यवाद। हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत पाकिस्तान जो कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, आतंकी हमले का जवाब देने के मकसद से, उसके बाद जो मोदी जी की इमेज है, मोदी सरकार की जो एक इमेज है, इसके बारे में 2 तरह की राय है। हम सिर्फ एक तरफा नहीं जाएंगे। एक राय अपने देश में ये कह रही है कि नहीं साहब, मोदी जी की बम बम, मोदी सरकार को बहुत लोकप्रियता हासिल हो रही है और बड़ी कामयाबी उनको मिली है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। और दूसरी तरफ देश में बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कह रहा है कि मोदी सरकार ने जो स्ट्रेटजी बनाई, उस स्ट्रेटजी में बुनियादी तौर पे कमियां थी, जिसकी वजह से सरकार ने भारत की छवि को भी प्रभावित किया है। तो सरकार और भारत को अलग अलग करके देखने वाले जो लोग हैं, उनका कहना है कि सरकार के कारण हमारे देश को भी थोड़ी बहुत परेशानी हुई है, छवि में और प्लस लॉसेज में, नुकसान में भी। आप कैसे देखते हैं इन दोनों विचारों को? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी जो है, अ, उनका एक राजनीतिक विमर्श है, एक उनकी राजनीतिक विचारधारा है, उसके कुछ लक्ष्य हैं। और अब वो लक्ष्य जब अमल में आते हैं तो वो गलत साबित भी हों, तब भी उनके पास ऐसी मशीन है कि जो उसको सही ठहरा लेने में कम से कम उनके समर्थकों के बीच सफल हो जाती है। और वो समर्थक चूंकि समाज के उस हिस्से से आते हैं जो समाज को नियंत्रित करता है। और हमारे यहाँ इस पर हम लोग चूंकि हर एक प्रोग्राम में इस बात की बात करते हैं कि सामाजिक विभाजन हजारों साल से इस तरह का है कि संसाधनों पर, सूचना पर, फैसलों पर, नियंत्रण पर
एक समाज के एक छोटे हिस्से का कब्जा है, लेकिन उस हिस्से की मारक क्षमता और एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता जो है और प्रचार की क्षमता अकूत है, बहुत बड़ी है। तो इसलिए जो मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी का ये जो डॉक्ट्रिन है, ये उनको पसंद है। वो चूंकि एक युद्धोन्माद में इस देश को उनकी राजनीति रखती है, जिसमें हम मुसलमानों से, भारतीय मुसलमानों से नफरत करते हैं और भारतीय मुसलमानों से नफरत करते-करते फिर हमारा मामला पाकिस्तान और बांग्लादेश या कहीं भी मुसलमान हो, लेकिन खासकर पाकिस्तानी मुसलमान या पाकिस्तानी सरकार से एकदम इस सीमा पे जाता है, जहां हम उसको मटिया-मेट कर देना चाहते हैं, हम उसे डेसिमेट कर देना चाहते हैं, उसे टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहते हैं, उसे मिटा देना चाहते हैं, उसे न्यूक्लियर बॉम्ब से गड्ढा कर देना चाहते हैं। एक हमारी समझ ये है। अब समस्या ये है कि जो रियलिटीज़ हैं हमारे चारों तरफ, वो इस विचार से उस तरह से मेल नहीं खाती, क्योंकि ये समझ आती है इज़राइल से बौर होती है। इज़राइल चारों तरफ से उन देशों के, अरब देशों से घिरा हुआ है, लेकिन वो सैनिक रूप से उनको बीच-बीच में परास्त करता रहता है। और उसके यहाँ जो इंसर्जेंसी उसके विरुद्ध है, फिलिस्तीन को लेके, उस सब में वो एक हाई हैंडेडनेस करता है। लेकिन इज़राइल इसलिए इज़राइल के तौर पर कायम है कि उसे अमेरिका का सीधे-सीधे और पश्चिमी देशों का परोक्ष समर्थन प्राप्त है। और ये समर्थन बहुत खुलेआम प्राप्त है, मिल-जुल के उनकी योजनाओं के लेवल पे प्राप्त है, उनकी सुरक्षा के लेवल पे प्राप्त है। इसलिए इज़राइल ऐसा करके साबुत है। लेकिन क्या भारत भी ऐसा अपने आप को चाह के और ऐसा करने की कोशिश करके सफल हो सकता है? ये एक सवाल है जिसको ठंडे दिमाग से समझना भूलना चाहिए। लेकिन जब इस पर बात होती है तो जो एक दूसरी धारा है, वो उस ठंडे दिमाग से नहीं सोचती। वो युद्धोन्माद में सोचती है, गुस्से में सोचती है, प्रचार से प्रभावित होकर सोचती है और नतीजे ये बताते हैं कि वो गलत सोचती है। अब पाकिस्तान हमारी अर्थव्यवस्था की तुलना में हमसे 12-13 गुना छोटा है। आबादी की तुलना में भी 4-5 गुना करीब छोटा है। सीमा, उसकी जो भौगोलिक सीमा है वो भी हमसे काफ़ी कम है। एग्ज़ैक्ट मुझे नहीं मालूम, लेकिन 4-5 गुना कम हो सकती है। 1/4 बार हो सकता है और भी कम हो सकता है। कई युद्धों में वो हमसे परास्त हो चुका है। उसके हम 2 टुकड़े कर चुके हैं। ये सब है, ये सब रियलिटीज़ है। लेकिन इसके बावजूद वो हमारे लिए एक भारी समस्या है, क्योंकि हमारे 2 सीमावर्ती राज्यों में उसने आतंकवाद को फलने-फूलने, पैदा करने, बढ़ाने और हमेशा कायम रखने में एक हद तक सैनिक सफलता प्राप्त की थी। एक राज्य में वो अब नहीं है, लेकिन एक राज्य में अभी है। तो इस परिस्थिति में हमने जो ये फैसला लिया कि अगर कश्मीर में कोई आतंकी घटना होगी, तो हमारा जैसा पॉलिटिकल नारा है, घुस के मारेंगे वाला, ये हमने 19 में एक किया था। एक छोटा कह सकते हैं एक घटना थी, एक जगह से एक मिसाइल या बम जो भी मारा गया, बालाकोट में गिरा और हमने फिर उसके बाद राजनैतिक रूप से उसकी फसल काटी, वो बड़ी सफल रही। लेकिन हमने जो ये किया, उससे भारत देश को क्या मिला? भारत देश ने वो क्यों किया था? इसलिए कि हम आतंकवाद को रोकना चाहते हैं। हम आतंकवाद को रोकना चाहते हैं, इसलिए हमने ये फैसला लिया। इसके विकल्प पे हमने कभी बात नहीं की, क्योंकि जिनके हाथ में नेतृत्व है, फैसला उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि ये देश का सवाल है, सारे देश को उसमें उनसे हाँ में हाँ मिलानी पड़ी, कभी इसकी आलोचना नहीं हो सकी। उसके पहले जो जिस घटना पे ये रिएक्शन हुआ था, वो घटना जो थी, जिसमें हमारे 40-42 लोग मतलब सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, उस पर बात नहीं हो पाई, उस पर बात बंद हो गई और जो लोग आके उनको मार गए थे, वो आरडीएक्स वगैरह लाए थे, उस जांच वगैरह में जो भी एनआईए ने एक रिपोर्ट चार्जशीट लगाई, लेकिन उसमें यही पता चला कि जो मारने वाले थे वो या तो देश से बाहर है, चाहे पाकिस्तान में ही हम कहें या कहीं है, लेकिन हम उन्हें नहीं पकड़ पाए, वो नहीं मिले। यहीं के लोकल जो थे, हमने 2-4 लोगों को पकड़ के उसमें तशरीह कर। अब ये घटना हुई, इसमें भी जिन लोगों ने मारा पहलगाम में, वो कहाँ है हमें नहीं पता। लेकिन एक युद्ध होते-होते जो न्यूक्लियर वार तक जा सकता था, जैसा दुनिया कहती है, हम मना करते हैं, दुनिया इस बात को कहती है कि इन 2 देशों के पास चूँकि न्यूक्लियर आर्सेनल है, तो अगर चीज़ बढ़ती है तो वहाँ तक जा सकती है। अब पाकिस्तान की स्थिति ये है कि वो न सिर्फ आर्थिक रूप से हमसे बहुत कमज़ोर है, सामरिक रूप से भी कमज़ोर है, क्योंकि सामरिक ताकत लेने के लिए आर्थिक ताकत की ज़रूरत होती है, हथियार खरीदने के लिए पैसा चाहिए।
उसकी सुविधा ये है कि उसने जो राजनीति उसने जो की, जो उसकी विदेश नीति है और जो उसकी अपनी सर्वाइवल की टैक्टिक्स है, उसमें उसने हमसे ज्यादा सफल फैसले किए। हमारी एक और समस्या यह है कि हमारा दूसरा जो बॉर्डर है वो चीन से लगा हुआ है। चीन से भी हमारी हॉस्टिलिटी है। 62 में एक बड़ी लड़ाई हम लड़ चुके हैं, 67 में एक छोटी लड़ाई हमने लड़ी, उसके बाद से चीन में शांति रही। मोदी जी के काल में गलवा में एक घटना हुई जिसमें हमारे 20-22 लोगों के मारे जाने की बात है। उसके अलावा हम उस बॉर्डर पे हमारी कभी गोली भी नहीं चली। उस घटना में भी गोली नहीं चली थी, लेकिन दूसरे कारणों से मृत्यु हुई थी। तो चीन के साथ रिश्तों को लेके ये टैक्टिकल एडवांटेज पाकिस्तान ने हासिल कर लिया कि चीन के साथ वो सामरिक रिश्तों में आगे चला गया। हमारे ऐसे रिश्ते रूस के साथ थे, रूस के साथ अभी भी कह सकते हैं कि है, लेकिन अब उस हद तक नहीं है, यह तो साबित है। इस बीच हम पश्चिम की ओर हमारा रुख हुआ, हमारी राजनीति का और मोदी जी की राजनीति का भी, और हमारी विदेश नीति का भी। हमारे हथियारों के जखीरे में भी पश्चिम का प्रवेश हुआ। इजराइल से तो बहुत कुछ आया, अमेरिका से भी आया, और हम धीरे धीरे उस ओर जाने की ओर बढ़े। इससे रूस से हमारे रिश्तों में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन तो आ ही गया है, हम उसको माने या ना माने। और जो देश हैं आस पड़ोस के, उनमें ईरान है, लेकिन वो हमारी सीमा से दूर है, बीच में पाकिस्तान है। अफगानिस्तान है, वो भी हमारी सीमा से दूर है, बीच में पाकिस्तान है। बगल में बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान का तो कोई उस तरह से मतलब नहीं है, लंका है, ये सब है। इन सब में हुआ ये कि धीरे धीरे चीन का जो आर्थिक विकास हुआ और औद्योगिक विकास हुआ, उससे ये सब देश चीन के पाले में चले गए, और चीन के पाले में जाने की वजह से वो पाकिस्तान को एक तरह से सहयोग उनका परोक्ष या अपरोक्ष मिल गया। तो एक तो हम विदेश नीति में कमजोर हो गए कि हम अपने पूरे पड़ोस को, जो बॉर्डर है हमारे एकदम जुड़े हुए हैं, उनको हम खो चुके हैं। दूसरे, अमेरिका की ओर जाने से हमारा जो एक सैनिक सहयोग रूस के साथ था वो खतरे में पड़ गया है। अमेरिका की रुचि और पश्चिम की रुचि यह है कि भारत चीन में बिगड़े। भारत चूंकि चीन से 1/5 है, तो भारत चीन से झगड़ा कर, हमारे विदेश मंत्री कह चुके हैं कि ये तो मूर्खता होगी कि अपने से 5 गुनी बड़ी इकोनॉमी के साथ हम वॉर में जाने की बात करें या कल्पना करें। तो यानी हमारा जो डॉक्ट्रिन है वो ये है कि हम चीन से तो झगड़ा नहीं करें, लेकिन हम पाकिस्तान से करना चाहते हैं। इसमें परेशानी ये हो रही है कि हमने ये भी उत्तर भी खो दिया और पश्चिम भी खो दिया। अब ना हमारे साथ रूस बचा और ना अमेरिका साथ में है। ये जो सिचुएशन आ गई है, ये एक बड़ी नकारात्मक सिचुएशन है। आप कोई सवाल कर रहे हैं, आप कर लीजिए, फिर मैं, बात चूंकि काफी फैल गई है। जी जी, आप जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि आप एक ऐसे पहलू को मेंशन कर रहे हैं जो जिस पर अभी एक महत्वपूर्ण खबर ब्रेक हुई है या उस पर चर्चा चल रही है पूरे देश में और देश के बाहर भी, कि कहा यह जा रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हाल के दिनों में भारत से जो नाराज है, या मोदी सरकार, बल्कि चूंकि रिप्रेजेंट भारत को मोदी सरकार करती है, तो इसलिए नाराज भी हुआ है हाल के दिनों में क्योंकि सरकार ने रूस के साथ रिश्तों को पुख्ता किया है, व्यापारिक रिश्तों को, और उसमें हथियारों की सप्लाई और जो अन्य जो युद्धक जो मटेरियल हैं उनके बारे में जो कुछ सौदे हुए हैं उससे नाराजगी है। साथ में एक बार तो ये भी कह दिया गया था कि ब्रिक्स में ये तमाम देश मिलकर चीन और रूस के साथ तलाश रहे थे कि डॉलर की वैकल्पिक मुद्रा विकसित की जाए, तो इससे भी नाराजगी जाहिर की गई थी। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रूस से बनता हुआ रिश्ता, अभी आपने देखा कि रूस ने कहा था कि हम फिर से रिवाइव करना चाहते हैं अपने रिश्तों को, और हम रूस, चीन और इंडिया ये तीनों एक प्लेटफॉर्म पर आए, जो गलवान के बाद डिसरप्ट हो गया था वो प्रोसेस। तो ये जो पहलू एक अमेरिका का उभर के आ रहा है, क्या आपको लगता है कि ये भी एक कारण है जिससे कि इंडिया को एक तरह से थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करना या अनदेखी करना उसके उसके महत्व को, और मोदी सरकार के लिए ये परेशानी का सबब रहा कि इंडिया पाकिस्तान को एक लेवल पर ला दिया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सीज फायर के दरमियान, और उसके बाद लगातार 6 बयान देकर कि भाई हमने कराया, व्यापारिक कारणों से कराया, न्यूक्लियर जो बिल्कुल खतरा मौजूद था इसलिए कराया, हमने सीज फायर करवाया। तो आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने जो विस्तार किया था उसमें बताया था कि अमेरिका या पश्चिम की भारत के लिए क्या जरूरत है। एक तो ठीक है कि जो उनका व्यापारिक जरूरत होती है वो तो है ही है,
कि हम हथियार रूस की जगह सीधे उनसे सारे खरीदें। रूस के जैसे S-400 हमने जो लिया है उसको लेके उनको तकलीफ है, और वो एक बड़ा सौदा था चूंकि। और दूसरे ये है कि वो चाहते हैं कि हम चीन से लड़ें, वो हमको ढकेल के चीन के सामने करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान, हमारी राजनीति पाकिस्तान से लड़ने वाली है, समस्या ये है। और हमारी जरूरत किसी से न लड़ने की है। सच्चाई ये है कि लड़ना जो है ये मूर्खों का काम है आज की दुनिया में, और मूर्ख ही लड़ाए जाते हैं। हमारी जरूरत लड़ना नहीं है। हम एक विकासशील देश हैं जिसमें बहुत बड़ी गरीबी है, और हमें बहुत सारे काम करने हैं, हम बहुत सारे क्षेत्रों में अछूते हैं। हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों की भीषण समस्याएं हैं, और ये सैनिक चैलेंज भी हैं। इन चैलेंजेस के लिए हमें बहुत आर्थिक रूप से सबल होना है, सामरिक रूप से सबल होना है, सब चीजों से सबल होना है। इसके लिए हमें शांति चाहिए। लेकिन हमारी जो राजनीति है, वो राजनीति चीन के मामले में शांत रहने की है, जो समझदारी है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में उछल कूद के ऐसी चीजें न्योतने की है जो हमारे लिए हानिकारक हो रही है। इसमें हानि ये हो रही है कि पाकिस्तान जो हमसे बहुत कमजोर है हर तरह से, वो सहजोर होता जा रहा है। जैसे आप किसी से मारपीट करते हैं, एक बार आप जाके उसको एक झापड़ मार देते हैं, वो मान लीजिए पिट लेता है, अगली बार वो तैयार रहता है, आप झापड़ मारते हो मुंह हटा लेता है और लौट के आपको एक घूंसा जड़ देता है। पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है। आपने जब बालाकोट किया तो वो तैयार नहीं था, लेकिन आपने इस बार जो किया तो वो तैयार था चीन की मदद से। और आप माने या ना माने, आज नहीं तो कल आपको सब मानना ही पड़ेगा। आपके सीडीएस ने मान लिया कि पहले दिन उन्होंने हमें नुकसान कर दिया। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हम लोग नहीं जाते, देश का मामला होता है, सब लोग एक तरह से बोलते हैं। लेकिन ये सच है कि पहले दिन ये जो आपने एक डॉक्ट्रिन अपना चलाया है राजनीतिक, इसकी कीमत भारतीय सेना को चुकानी पड़ी और भारतीयों को चुकानी पड़ी। तो हम क्या इस हालत में हैं कि आज की तारीख में युद्ध में जाए? सही है, हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं, हमारी सेना उनसे बहुत बड़ी है, सेना का मॉरल बहुत बड़ा है। ठीक है, कुछ उपकरण उसको चीन के जरिए मिल गए हैं जिससे वो हमें कुछ दिनों तक परेशान कर सकता है, कुछ जगहों पर हमारे यहां भी नुकसान कर सकता है, लेकिन हम उसे हरा लेंगे, सही। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? आज रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, पश्चिम आनंद ले रहा है हथियार दे, क्योंकि रूस बर्बाद हो रहा है, यूक्रेन मर रहा है, मरे, उनको क्या। तो यही होगा भारत पाकिस्तान, इससे कौन बेनिफिशियरी होगा? अगर आप चीन को दुश्मन समझते हैं तो चीन से ज्यादा खुश इससे कौन होगा कि अगर पाकिस्तान से भारत लड़े और उस लड़ाई में 10 दिन 15 दिन वो लड़ाई चल जाए और दोनों का करोड़ों डॉलर का नुकसान हो जाए, सामरिक उसका, हजारों लोग मारे जाएं, और उसके बाद हमारा कारगिल युद्ध में 500 से 600 लोग मारे गए थे, हमारी जमीन थी, उस पे आके पाकिस्तानी बैठ गए थे, उसको खाली कराने में हमको महीनों लगा था। ये बच्चों के खेल नहीं है भाई। तो हम क्या, ये यही है अब, चूंकि ये युद्धोन्माद में जरूरी बातें नहीं हो पाती, भावना का मामला होता है। आप जरा सा इधर उधर हुए, वो आपको उंगली पे टांग देंगे, आप देशद्रोही, फलाना ठिकाना। तो ये ठंडे दिमाग से बात करने वाली चीजें हैं। और ठंडा दिमाग ये कहता है कि भारत को, चीन क्या कह रहा है, चीन को अमेरिका रोज भड़काता है, लेकिन चीन कह रहा है नहीं, ताइवान को क्या वो ले नहीं सकता, 1 घंटे में ले लेगा? नहीं ले रहा है। वो जानता है कि ताइवान में फंसने का मतलब अमेरिका उसे उसी तरह युद्ध में फंसा लेगा जैसा यूक्रेन और रूस में हुआ। हमारा भी यही है, हमारी भी जरूरत यही है कि हमको 10-15 साल शांति से औद्योगिक विकास, निर्यात विकास, शिक्षा स्वास्थ्य से क्षेत्र में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, ये सब हमें करने का लक्ष्य होना चाहिए। हम सवाल ये पूछना चाहते हैं आपसे इस कॉन्टेक्स्ट में कि सिंदूर को लेकर अभी राजनीति शुरू हुई अपने मुल्क में, और लगातार अखबारों में छपा, वेबसाइट पर चला कि सिंदूर यात्रा होगी। सत्ता पक्ष जो है उसके लोग जो हैं, या सत्ताधारी दल के लोग गांव-गांव, घर-घर जाएंगे, सिंदूर बांटेंगे। 2 दिन तक चली खबर, कोई खंडन नहीं, कोई मंडन नहीं। लेकिन ऑल ऑफ सडन जब मूड जनता का देख लिया लोगों ने, तब कहना शुरू किया कि हरगिज नहीं, हम, ये हमारा प्लान ही नहीं था, और सिंदूर यात्रा से बिल्कुल अपने को दूर रख किया। तो क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में मौजूदा जो सत्ताधारी हैं, इनके जो राजनीतिक कदम हैं, खासकर रक्षा संबंधी मामलों में, खासकर आई मीन जो कन्फ्रंटेशन होता है अगल बगल के पड़ोसी मुल्कों के साथ, उसको भुनाने की जो राजनीति है,
क्या लोग उसको खारिज करना शुरू कर दिए हैं? खासकर ये महिलाओं ने जिस तरह से खारिज किया इसको सिंदूर के नाम पर, क्या लगता है आपको? नहीं, नहीं, ये मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि महिलाओं ने खारिज कर दिया और खारिज हो गए। ये सब हुँ, खारिज करने वाले और न करने वाले सब समाज में ही हैं। जो उनके साथ है, वो उनके साथ है। वो बहुत बेशर्मी से उनके साथ हैं। और ठीक है, एक धक्का उनको लगता है, वो चाहते थे कि पाकिस्तान को जैसा टीवी चैनलों ने दिखाया था, वैसा अमल में कर दिया जाए। क्योंकि हमारे राजनेता सैनिक मोर्चे पर कुछ बोलते हैं और राजनीतिक मोर्चे पर कुछ और बोलते हैं। राजनीतिक मोर्चे पर वो बोलते हैं हमें पीओके लेना है। वो बोलते हैं हमें पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, रक्षा मंत्री बोलते हैं। और सैनिक कार्रवाई के लिए आदेश देते हैं कि हमको डी एस्केलेटरी करना है। तो ये झूठा एक करैक्टर है इनका राजनीति में और सैनिक। तो जनता इसमें उल्लू बनी रहती है। जनता टेलीविजन चैनलों पर देख रही थी कि रावलपिंडी पे, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया है, पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया, हमारे चैनलों ने दिखाया। कुछ ने दिखाया कराची पे इतनी बमबारी विक्रांत ने की कि नष्ट हो गया है। जो मन में आया सो दिखाया। जबकि हमारी जो थल सेना है वो मोर्चे पर सिर्फ डिफेंसिव लगी हुई थी, ऑफेंसिव थी ही नहीं। उसने एक कदम रखा ही नहीं कहीं, लेकिन टेलीविजन चैनल घुस गए, कब्जा कर लिया। तो वो उस राजनीति की ओर से चल रहे थे जो राजनीति पब्लिक में की जाती है। पब्लिक में कुछ और किया जाता है और रियल में कुछ और किया जाता है और नहीं, नतीजे लेकिन उसी पब्लिक तरह पर से। क्या असर पड़ा है इसका? ये जो कुछ हुआ है, आप कह रहे हैं ना कि कहा कुछ गया, किया कुछ गया, तो ये जो झूठ एक साफ-साफ एक उजागर झटका हुआ है, एक जनता पर झटका इसका लगा क्या असर है? पब्लिक, एक झटका लगा। जब सीज फायर हो गया तो इनके ही समर्थकों को एक झटका लगा, वो गाली देने पे उतर आए। लेकिन तुरंत बाद, चूंकि मैंने कहा कि इनके पास वो सामर्थ्य है कि ये अपने झूठ को सच बना ले। 2 दिन के भीतर उन्होंने इतना माल सप्लाई कर दिया इसके पक्ष में कि हम जीत गए। अब वो जीत गए हैं। समस्या ये है कि वो चूंकि साधनों पर, मीडिया पर, वही मीडिया जो घुस गया था इस्लामाबाद पे, जिसने कब्जा कर लिया था, वही अब सिंदूर की सफलताएं बता रहा है इस ऑपरेशन की, बिना घुसे भी। ऐसी परिस्थिति में उनको धक्का लगता है। लेकिन वो चूंकि उस धक्के को विपक्ष इस लायक नहीं है कि सूचना के उन संकेंद्रण वाले हिस्सों को कंटिन्यूअस वो उस बात को ले जा सके जो बातें जरूरी हैं। और युद्ध वगैरह के माहौल में तो वो वैसे भी निशाने पे होता है। उसके बोलने, मुंह खोलने पर वो सूली पे चढ़ाया जा सकता है। तो उसे और सुरक्षित रहना होता है। तो नतीजा ये होता है उस सब का लाभ सत्तारूढ़ दल को मिलता है और मिला है इस बार भी। और फिर इन्होंने अपना वो जो मामला है इनका, जो अब उन्होंने अपने हिसाब से विजय दिखा दी कि हमने साहब बहुत मारा, हमने तो उनके यहाँ गड्ढे जरूर किए। हमारी सेना बहुत बहादुर है। उसने एडवर्स उसमें, जैसा हमारे सीडीएस ने बताया, हम उससे सहमत हैं कि पहले दिन हमें सेटबैक, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि पहले दिन सेटबैक लगे। 2 दिन बाद हमने उसकी रेमेडी निकाली और हमने फिर उनके यहाँ मारा और उनके एयरफील्ड्स वगैरह को तबाह किया। इतना सही है। लेकिन इससे क्या, जो लक्ष्य हमारा है आतंकवाद को खत्म करना, पाकिस्तान के आतंकवाद को, प्रॉक्सी वार को हमें रोकना, क्या हम इसमें सफल हुए हैं? क्या वार उसके बाद आतंकवादी घटनाएं उसके तुरंत अगले दिन हुई? उस दिन नहीं, उसी दिन उरी में हुई, फिर बाद में किश्तवाड़ में हुई, फिर हुई। और उसके बाद बीएसएफ ने बयान दिया कि वो लॉन्च पैड पे आतंकवादी खड़े हैं, वो उनको भेजना चाहते हैं, हम फायरिंग करके रोक रहे हैं। तो यानी कोई फर्क नहीं आया, आतंकवाद वही है। ये चीजें कैसे हल की जाए, इस पर एक राष्ट्रीय सहमति की जरूरत है। देश में एक्चुअली हर चीज पर राष्ट्रीय सहमति की जरूरत है, लेकिन होता यह है कि फैसले कर लिए जाते हैं और उनके नतीजों पर कभी चर्चा नहीं होती। जैसे नोटबंदी हुई, देश में किसी को नहीं मालूम, सरकार में भी किसी को नहीं मालूम, और नोटबंदी से कहा गया उससे आतंकवाद खत्म होगा, नकली नोट खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा और कैश बहुत ज्यादा प्रचलन में है, कम हो जाएगा। एक एक चीज ले लेते हैं। कैश उस समय 16-17 लाख प्रचलन में था, करीब 98%, 99% आ गया था। आज 35 लाख करोड़ प्रचलन में है, दोगुने से ज्यादा। उस समय नकली नोटों की जो स्थिति थी, आरबीआई के अनुसार 2024 में हमने सबसे ज्यादा 500 रुपए के नकली नोट प्रचलन में हमारे यहां आ गए। आतंकवाद जो है उस पर हम दूसरी लड़ाई, तीसरी कर रहे हैं उसके बाद से। तो क्या हमें हासिल क्या हुआ? लेकिन इस पे हमारी ये बात ही नहीं होती। वो मामला हट के दूसरी बातें आ गई। ऐसे ही पुलवामा पे क्या हुआ, बात नहीं हुई, नया कांड सिंदूर हो गया। अब पुलवामा तो गया,
पुलवामा से हमें क्या हासिल हुआ, इस पर कोई बात ही नहीं हुई कि भाई आपने जब स्ट्राइक की थी तो कहा था कि अब आतंकवाद खत्म, हमने घुस के मार दिया। फिर आप 25 में वही कह रहे हैं कि हमने घुस के मार दिया। फिर आप जी जी 27-28 में कहेंगे हमने घुस के मार दिया। पहले 50 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर, फिर 200 किलोमीटर, किलोमीटर बढ़ाएंगे, अड्डे बढ़ाएंगे, आतंकवाद वहीं रहेगा, लोग हमारे वहीं मरेंगे, अर्थव्यवस्था हमारी वहीं नुकसान होगी। तो गेन क्या हुआ इस नीति से? इस पे ठंडे शीतल दिमाग जी, से कभी बात होगी? शीतल जी, ठंडे दिमाग से बातचीत करने के लिए ही अपोजिशन ने, खासकर इंडिया ब्लॉक ने, आज एक मीटिंग की थी। और उस मीटिंग में पुरजोर ढंग से, हालांकि राहुल गांधी बहुत पहले से कह रहे हैं, लेकिन आज ज्वाइंटली सबने ये कहा कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन इसी मुद्दे पर बुलाया जाए, सरकार उसमें अपनी बात रखे, विपक्ष भी अपनी बात रखेगा, और आपस में एक सहमति उभरे। लोग सही बातों को सुनना चाहते हैं और अपने ऑब्जर्वेशन भी सुनाना चाहते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो, खासकर जो प्रवक्ता पार्टी के हैं, वो इस प्रपोजल पर विपक्ष के, अभी मैं टेलीविजन चैनलों पर देख रहा था, बहुत आग बबूला है। आपको क्या लगता है कि इस पर वाकई एक स्पेशल सेशन होना चाहिए, 2 दिन का, 3 दिन का, जो भी हो? नहीं, इस पर नहीं, हर बात पर होना चाहिए भाई। लोकतंत्र में तो बात ही होती है। लोकतंत्र का मतलब संवाद है और तानाशाही का मतलब संवादहीनता है। तो अभी आपने युद्ध के नाम पर यह संवादहीनता पैदा कर रखी है और आपने ये कह दिया है कि अभी युद्ध जारी है, जबकि आपके सीडीएस और उनके सेना प्रमुख अभी सिंगापुर में कह के आए कि चीजें कंट्रोल में है, हमारी उस सीमा से लोग पीछे लौट रहे हैं। तो आप पब्लिक में एक आपका अलग पोस्चर है, रियलिटी में बॉर्डर पे अलग पोस्चर है। जैसा मैंने कहा कि दो झूठ है। पब्लिक में पोस्चर है कि हम पीओके कब्जा करना जा रहे हैं, हम पाकिस्तान के टुकड़े करने जा रहे हैं, और आर्मी को आपने कहा कि उन फला फला निशाने पे मार के और अंदर आ जाओ। ये जो दो स्थितियां हैं, ये हमारे पूरे विमर्श को इसने सत्यानाश कर रखा है। ये चूंकि झूठ पे आधारित है। रियलिटी ये है कि हम भी लड़ना नहीं चाहते, नहीं लड़ना, लड़ने से हम, ऐसा नहीं कि सिर्फ शीतल सिंह जानते हैं कि लड़ने से क्या क्या नुकसान है। हमसे ज्यादा सरकार के पास सूचना के सही साधन है, डिटेल्स है, इकोनॉमी का उनको हमसे ज्यादा डायरेक्ट पता है, तो उनको भी पता है। लेकिन वो पब्लिक पोस्चरिंग उनकी एकदम बिल्कुल अलग है। इस राजनीति की समस्या ही है कि इनकी पब्लिक पोस्चरिंग एकदम झूठी होती है और रियलिटी एकदम अलग होती है। तो अब वो रियलिटी से सामना न करने के लिए संसद में नहीं बैठेंगे, कहेंगे अभी युद्ध चल रहा है, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, इस पे, जबकि वो इस पे रैली करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, पोस्टर लगाएंगे, बैनर करेंगे, और दूसरे से कहेंगे इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो चीज है, खुद वो सब कुछ करेंगे, आपसे कहेंगे कि इसलिए आपको राजनीति करना है, मतलब राजनीति का सारा हक वो आपसे इस बहाने ले लेंगे कि वो युद्ध कर रहे हैं कथित, और युद्ध वो नहीं कर रहे हैं। युद्ध की जगह वो कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पे बम मार के पीछे अपने घर में रहो। बिल्कुल आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी सवाल वो ये कि आपने देखा पुलवामा के बाद देश में एक बड़ा चुनाव हुआ और उसमें कामयाबी मिली सत्ता पक्ष को। इस घटना के बाद, जो पुलवामा से काफी डिफरेंट है, क्या आपको लगता है कि बिहार के चुनाव में या बाद के और चुनावों में सत्ता पक्ष जो एक फायदा उठाना चाहता है, अभी से लगातार प्रचार हो रहा है सिंदूर अभियान का, तो क्या इसका फायदा चुनाव में मिलेगा, आपको लग रहा है? क्योंकि कोशिश उसी की हो रही है। देखिए, जब तक, मैं इसको बहुत बार कह चुका हूं, फिर कह देता हूं, जब तक विपक्ष सूचना और संचार के साधनों पर बराबर अगर नहीं तो कम से कम आधा मुकाबले के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर लेगा, वो इस देश में कोई चुनाव में उनसे जीत नहीं सकता। जीत जाएगा तब भी वो हरा देंगे, और एक आध जगह कहीं फ्लूक हो भी जाए तो वो तोड़ फोड़ के इधर उधर करके वो गवर्नर फॉर्नर पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। सिर्फ उन राज्यों में वो नहीं है जिन राज्यों में राजनीतिक रूप से जो वैकल्पिक स्थिति है वो वहां पहले से मौजूद है और वो सामर्थ्यवान है या सत्ता में है। सिर्फ उन राज्यों में आप बच सकते हैं, उनमें भी परमानेंट बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां भी खतरा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि वो उन्होंने उस स्ट्रक्चर पे कब्जा कर लिया है जिसका विकल्प अभी विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष अभी भी पुराने कायदे कानून से सोच रहा है कि वो इनका मुकाबला कर लेगा, लोगों में गुस्सा हो जाएगा।
नहीं हो पाता। बहुत सारे दुनिया में तानाशाहियां चल रही हैं, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी चल रही है, वो भारत में भी लागू है। और अभी मुझे कोई इसमें बहुत फर्क होने की उम्मीद नहीं होती, क्योंकि वो लोग जो जिनको झटका लगा था सीज फायर होने से, उन लोगों को धीरे धीरे उस झटके से उबार लेने में ये जो इनके पास स्ट्रक्चर है वो कामयाब होता मुझे मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल पी सिंह। आपने आज हमारे दर्शकों श्रोताओं के सामने अपने विचार रखे और बहुत ही साफ साफ आपने बातें कही। हो सकता है कुछ लोगों को नापसंद हो, कुछ लोगों को बहुत पसंद हो, लेकिन असल डेमोक्रेसी यही है और मीडिया का यही काम है कि जो भी सही समझ में आए वो बोलना चाहिए और लोगों को सुनना चाहिए। अगर वो असहमत हैं, असहमति में आप जरूर टिप्पणियां कर सकते हैं, टिप्पणियां करेंगे, हम उसका बाद में आपको जवाब भी देंगे, उस पर भी हम प्रोग्राम करेंगे, मेरा तो ये दावा है और ये एश्योरेंस है। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।